हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीक हस्बैंड मांगा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसकी स्टोरी जितनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी, क्योंकि इसका मेन लीड फीमेल लीड के लिए पूरी तरह से पागल और ऑब्सेस्ड है, इतना कि वो खुद आपको देखने पर पता चल जाएगा। तो लेट स्टार्ट। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में एक सुनहरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी था और उसके हाथों में जंजीरें थी और उसका शरीर कांप रहा था। बहुत से लोग सामने होते हैं, उनमें से एक शख्स टाइम को देखने के बाद चिल्लाते हुए कहता है कि ये शांत रहो, हमारे ग्रेट डेथ हुए एम्परर को नशीली ड्रग की राक्षसी बुराई ने हमसे छीन लिया है। लॉ के हिसाब से ये अपराधी जिसने इलीगल रूप से नशीली ड्रग का यूज़ किया और बांटा, इसे तुरंत सिर काटकर मौत की सजा दी जाए। उसके बोलते ही रस्सी छोड़ दी जाती है और उस शख्स का सर धड़ से अलग हो जाता है। उस शख्स को मरते हुए देखकर सब लोग खुश हो रहे थे, वहीं सिर्फ एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा डर रही थी, और वो ये लड़की कोई और नहीं, ये हमारी फीमेल लीड एलन थी। ये देखकर वो डर से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। कुछ देर बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कहता है, अरे यहाँ का मॉल काफ़ी डरावना है। फिर भी ये राहत की बात है ना कि ग्रैंड ड्यूक अर्जेंट के लौटने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया है। एलिन सर झुकाकर चल रही थी। वही आदमी आगे बोलता है कि अगर ग्रैंड ड्यूक ने उसे पकड़ लिया होता तो तुम्हें नहीं लगता कि उसकी पूरी फैमिली को ग्लोटिन पर भेज दिया जाता। वो आगे कहता है कि पिछले युद्ध में उसने एक ही बार में कल्पेन के एम्परर का सर काट दिया था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो पूरी तरह से पागल है, और अब जब युद्ध खत्म हो चुका है तो ग्रैंड ड्यूक को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस स्टेट में लौटने के लिए। ये सुनकर अचानक ही एलिन की बास्केट नीचे गिर जाती है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। वो नीचे झुककर अपनी बास्केट उठाने लगती है। उसे देखकर कोई कहता है कि क्या ये गिल की फेमस फार्मासिस्ट नहीं है। ये सुनकर एलिन जल्दी से अपना सामान लेकर भागती है। एक शख्स खुश होकर कहता है कि मेरे हाथ में ज़रा भी पेन नहीं है, पिछली बार जो उसने दवाई दी थी वो बहुत ही अच्छी थी। एक लेडी कहती कि हाँ, मेरे बच्चे का बुखार भी पूरी तरह से ठीक हो गया है, ये सब इसकी बदौलत है। सभी लोग उसे शुक्रिया बोल रहे थे। वो भागते हुए सोचती है कि कोई बात नहीं, जब तक ये मददगार है तब तक सब ठीक रहेगा। भागते भागते उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले की फांसी वाली चीज़ें याद आ रही थी। वो कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ, ये सब ग्रैंड ड्यूक की हेल्प के लिए है। वो रुकते हुए सोचती है कि मुझे खोज को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा, इससे पहले कि मुझे ढूंढा जाए। ये सब वो एक बिल्डिंग को देखते हुए सोच रही थी। वो उसके अंदर जाती है, उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है। वो सोचती है कि ये क्या है, यहाँ तो बहुत शांति है, क्या सभी लोग फांसी देखने गए हैं। ये सोचते हुए वो अपने रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो दरवाज़ा खोलने वाली थी, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करके दरवाज़ा खोल देती है। कमरे के अंदर आकर वो कहती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये तो कसकर बंद था। वो राहत की सांस ले ही रही होती है, तभी उसकी नज़र विंडो पर जाती है जहाँ पर कोई बैठा था। वो कहती है, ग्रैंड ड्यूक। तो वो उसकी साइड देखते हुए बोलता है कि हाँ मैं, इसका नाम सीजर होता है। वो आगे कहता है कि एलिन, तुम एलिन हो। एलिन जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कहती है कि आप यहाँ पर कैसे। एलिन को समझ आता है कि उसने क्या कहा, तो वो अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, मेरा मतलब नहीं, आप वापस कब आए। ये सुनकर सीजर मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे बस इतना ही कहना था। एलिन जल्दी से सर झुकाते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है कि और हाँ, आपको जीत पर बधाई हो। सीजर एलिन के पास आते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि जब मैं बाहर था जब तुमने कुछ इंटरेस्टिंग शरारत की थी। तो एलिन घबराते हुए बोलती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो सीजर एलिन के सामने आकर कहता है कि तुम दवाई बना रहे हो। ये सुनकर एलिन हैरान थी। सीजर दूसरी साइड देखते हुए कहता है कि मार्फियस यानी अफीम, क्या मैं गलत हूँ। एलिन समझाते हुए कहती है कि ओ ग्रेस, पर सीजर बीच में कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये बहाना कि मैं सिर्फ पेन किलर की खोज कर रही थी, ये बहाना काम नहीं करेगा। वो आगे कहता है कि तुम जानती होंगी कि जो भी एम्परर में नशीली ड्रग को बनाता और बेचता है उसे मौत की सज़ा दी जाती है,
और तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि मेरे पास इसको निष्पादन करने का अधिकार है। ये सुनकर एलिन के हाथों से बास्केट छूट जाती है और वो घुटनों के बल सीजर के सामने बैठ जाती है और घबराते हुए कहती है कि योर ग्रेस मैं तो बस आपके काम आना चाहती थी योर ग्रेस। ये बताते हुए बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तो वो आगे कहती है कि घायल सैनिकों के लिए ये निश्चित रूप से एक बड़ी मदद होगी। सच में मैं जानती हूँ कि ड्रग्स अवैध है। सीजर उसकी तरफ देखते हुए और उसके बालों को टच करते हुए कहता है कि ओ डियर, और उसके सामने बैठकर कहता है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके चेहरे को पकड़ के ऊपर करते हुए कहता है कि सुनो एलन, जैसा कि होता है मुझे एक ग्रैंड डचेस की ज़रूरत महसूस हो रही है। और बोलते हुए उसका चश्मा निकाल लेता है और खुद पहनते हुए कहता है, इसलिए एलिन क्या हम मैरिज कर ले। एलिन सोचती है क्या मैंने अभी क्या सुना, क्या ड्यूक तो इस तरह के मजाक बनाने वाला शख्स नहीं है, तो फिर क्यों। सीजर ध्यान से उसे देख रहा होता है। अचानक ही उसे एलिन का चेहरा लाल और धुंधला दिखने लगता है। उसकी आंखें डर से फैली होती है। तभी एलिन घबराते हुए कहती है कि मैं आपके साथ योर ग्रेस। एलिन के बोलने से वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो इशारा करते हुए कहती है कि मैं मैरिज नहीं करना चाहती। सीजर चश्मा सर के ऊपर रखता है और उसका सर सहलाते हुए कहता है कि मेरे अभिमान को ठेस पहुंची है। क्या तुम मुझसे शादी करने के बजाय ग्लोटिन पर अपना सर कटवाना पसंद करोगी। एलिन घबराते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो सीजर कहता है तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहती, या तो अपना सर कटवा लो या फिर तुम्हें किसी पिग को बेच दिया जाएगा। एलिन पूछती है क्या एक पिग। तो सीजर हंसते हुए कहता है कि हमने पूछा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती। तो वो दूसरी तरफ देखते हुए कहती है वो ऐसा इसलिए, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि योर ग्रेस मुझे पसंद करते हो, और ये साफ है कि आप सिर्फ मेरी मदर अपनी नैनी की वजह से परेशान हो। वो आगे कहती है मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए एक बच्चे के जैसी हूँ और आपको एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत होगी, तो तुम्हें मेरे साथ वो काम करने होंगे। सीजर बस उसकी बातों को सुन रहा होता है। वो नीचे देखते हुए आगे कहती है कि आप इसमें सक्षम नहीं होंगे। सीजर उसके चेहरे के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। अचानक किसकी वजह से एलिन शॉक्ड हो जाती है। वो एलिन से अलग होकर उसको देखता है। एलिन का फेस रेड हो जाता है और उसको देखते हुए वो कहता है कि क्या अब तुम्हें तसल्ली हो गई। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि योर ग्रेस ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें सीधे घर तक लेके चलना है। इस शख्स का नाम रोटन होता है जो कि सीजर का नाइट था। एलिन गाड़ी के बाहर देखते हुए शर्माते हुए कहती है कि योर ग्रेस ने मुझे मैरिज के लिए पूछा है। तो रोटन कहता है कि अच्छा ऐसा है। एलिन उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि क्या आप हैरान नहीं है। वो अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहता है कि क्या ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए अभी जब तुमको फांसी दी जाने वाली हो लेडी एलिन। वो उसे कैंडी देते हुए आगे बताता है कि एम्पायर के अंदर नशीली दवा पर नियम सख्त होते जा रहे हैं। वो आगे कहता है कि ऐसी हालत में जहां योर ग्रेस को तुम्हें बचाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा, और क्योंकि उसे एक डचेस की जरूरत भी है इसलिए उसने सबसे अच्छा तरीका चुना है। एलिन अपने मन में कहती है कि ये समझ आता है कि मेरी मदर योर ग्रेस की नैनी थी, जिस वजह से मेरी फैमिली ड्यूक के रूप में वर्गीत है। वो आगे सोचती है कि अगर मुझे ड्रग के साथ मिले होने की वजह से फांसी दी जाए तो योर ग्रेस के नाम को भी कलंकित करने से ये कुछ अलग नहीं होगा। वो आगे सोचती है तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी हालत में किसी और के साथ भी ऐसा ही करता, ऐसी शादी जिसमें प्यार ना हो। रोटन एलिन को शांत देखकर कहता है कि किसी भी हालत में तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। भले ही तुम्हें पसंद ना हो तो फिर भी तुम ड्रग्स के साथ क्यों जुड़ी। तो एलिन बताती है कि मैं योर ग्रेस की मदद करना चाहती थी। जब मैं बच्ची थी तो उनकी मदद लेने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया था, और युद्ध में शक्तिशाली दर्द को दूर करने वाली दवाई की ज़रूरत थी। लेकिन आपको आखिर दवाई के बारे में कैसे पता चला। उसको इतना हैरान देखकर रोटन कहता है कि ये और भी ज़्यादा हैरानी की बात है कि तुमने ये सोचा था कि इतनी मेहनत से अफीम खरीदने के बाद भी योर ग्रेस को पता नहीं चलेगा। वो आगे कहता है पहले तो मैंने सोचा कि तुम अफीम की आदी हो या फिर
कोई तुम्हारे साथ पूरी तरह से धोखाधड़ी कर रहा है। ये सुन के एलिन परेशान होते हुए कहती है कि मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ सर रोटन। रोटन आगे कहता है कि योर ग्रेस किसी भी मामले में ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं लेडी एलिन, भले ही ये सब आपके लिए एक भारी बोझ की तरह हो। रोटन आगे कहता है कि मैं बस तुम्हारे फादर के बारे में सोच रहा हूँ, वो ज़रूर तुम्हारे और ड्यूक के लिए परेशानी की वजह बनेगा। रोटन एलिन की तरफ देखते हुए आगे कहता है कि हाँ, इसके अलावा हर कोई तुम्हें देखने के लिए एक्साइटेड है। जब मैंने कहा कि आज मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ, ये सुनकर एलिन खुश होकर बोलती है, क्या सब ठीक है सर कासिन, सर मिशेल, सर डियागो। तभी वो कैंडी नीचे गिरा देती है। एक ही बार में इतनी सारी चीज़ों को पूछता हुआ देख रोटन मुस्कुराता है। दूसरी साइड ड्यूक अभी भी एलिन के घर पर होता है। एलिन की रिसर्च डायरी को देख रहा होता है। इतनी सारी डिटेल को देखकर वो मुस्कुराता है और पढ़ने के बाद डायरी को बंद करते हुए कहता है कि अभी के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। सीजर घड़ी को लगातार देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेसब्री से टाइम बीतने का इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है कि सब कुछ उसके लिए है। इसके बाद 11 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां एलिन फर्स्ट टाइम सीजर से मिली थी, जहां वो एक फ्लावर को देखने के चक्कर में रास्ता भूल गई थी और रो रही थी। वहाँ पर सीजर आता है और उसको देखकर पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम लिली है और तुम नैनी की डॉटर हो? तो रोते हुए कहती है कि हाँ, इस नाम से मेरी मदर मुझे प्यार से बुलाती है। वो सीजर को हक कर लेती है और रोने लगती है। तो सीजर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदर के पास ले चलता हूँ। फ्लैशबैक खत्म होता है और एलिन सीजर के बारे में सोच रही थी कि एक ग्रेट शख्स जिसने एक लंबा युद्ध लड़ा और उसको जीता और अपने हाथों से अपने भाई को एम्परर बनाया। फिर वो देखती है कि शाम हो गई है और उसका फादर अभी तक नहीं आता। तो वो परेशान होकर लड़कों का पेस बदलकर उसे ढूंढने निकलती है। तो बीच में ही कुछ पर्सन उसे पहचान जाते हैं कि वो एक लड़की है। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाते, तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और आकर एलिन को बचाता है, जिसका नाम डियागो होता है और ये भी सीजर का एक नाइट था। एलिन उसको पहचान जाती है। फिर वो पर्सन उसे बार में ले जाता है। तभी वहाँ पीछे से सीजर आता है। फिर कुछ देर बाद वे दोनों एक रूम में आ जाते हैं। सीजर एलिन को बिस्किट खाने के लिए देता है और चाय पीने को मना कर देता है। एलिन सोचती है कि मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। वो अपनी नजर उठाकर सामने देखती है तो उसके सामने सीजर था। वो इतनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए देखता है कि वो डर जाती है। उसे इतना घबराया देखकर सीजर हंसने लगता है और एलिन को बिस्किट खिलाता है और एलिन को खाने के लिए कहता है। एलिन सोचती है कि अभी इसके चेहरे पर क्या रिएक्शन थे, शायद मैंने इमेजिन किया होगा। एलिन अपनी सोच में खोई होती है। तभी सीजर उसके चेहरे पर लगा बिस्किट क्लीन करता है। एलिन जल्दी से अपने मुंह को कवर कर लेती है और कहती है कि मैं इसे खुद कर सकती हूँ। सीजर उसकी हरकतों को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि इतना तनाव मत लो एलिन, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वो उसके करीब आते हुए कहता है, खैर एक किस के अलावा। वो अपने दोनों हाथ उसके फेस पर रख देता है। एलिन सर झुकाकर कहती है कि और ग्रेस, क्या सचमुच में मुझसे शादी करना चाहते हो? तो सीजर कहता है कि क्या तुम मुझे पर शक कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे साबित करूं? एलिन घबराते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो दूसरी तरफ देखते हुए कहती है कि युद्ध के लिए जाने से पहले आपने कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। सीजर कहता है कि बेशक अब चीजें अलग है, क्योंकि 7 साल काफी है किसी को बदलने के लिए। एलिन कहती कि 7 साल, लेकिन युद्ध तो 3 साल तक चला। तो एलिन आगे कहती है कि ऐसे मत देखो। तो सीजर स्माइल करते हुए कहता है कि कैसे ना देखूं। एलिन परेशान होकर आगे कहती है कि शादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे कुछ टाइम दीजिए। वो आगे कहती है कि मैं उस टाइम में समझा नहीं सकी। मार्फियस पेन किलर दवाई से अलग है, ये बहुत खास है। सीजर अपना सर एलिन के सर पर रखते हुए कहता है कि बताओ मुझे, मैंने जब तुम्हें किस किया था तो क्या तुम्हें नफरत हुई थी?
दोनों के फेस बहुत ही करीब होते हैं। एलिन सोचती है कि मुझे नफरत नहीं, बेशक मैं इससे नफरत नहीं कर सकती थी। ये उस शख्स का किस था जिसे मैं 10 साल से प्यार करती थी। मैं ये बात ईमानदारी से नहीं कह सकती। मैं अपनी खोज को पूरा करना चाहती हूँ। वो आगे सोचती है कि मैं जानबूझकर बोझ नहीं बनना चाहती। वो कहती है कि हाँ, मुझे इससे नफरत हुई थी। वो उसका फेस ऊपर करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हें झूठ बोलना हो तो अपनी आंखें बंद मत करना। एलिन वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है कि ये झूठ नहीं है, मैं बस घबराई थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। सीजर उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है तो हमें तब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए जब तक कि तुम्हें इसकी आदत ना पड़ जाए। ये सुनकर एलिन शर्माते हुए कहती है कि नहीं, हम नहीं कर सकते। मैंने अभी बिस्किट खाया है और ड्रिंक की है। ये कहते हुए अपना फेस सीजर से छिपा रही होती है। सीजर उसके फेस पर हाथ रखता है। एलिन कुछ आगे बोल पाती इससे पहले वो उसकी नेक पर किस कर लेता है। एलिन कहती है कि रुको, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। तो सीजर उसकी बात को अनसुना करके उसके नेक पर किस कर रहा होता है। फिर वो अपना हाथ एलिन की कमर पर रखता है जिससे एलिन हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए उसे रुकने को कहती है। ये सुनकर सीजर रुक जाता है। वो कहता है एलिन, कल इंपीरियल पैलेस आना। सीजर उसके हाथ पर किस करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि जीत के जश्न में भाग लो और मुझे बधाई दो। वो उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए कहता है कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो, है ना। कुछ देर बाद डियागो ड्राइवर से कहता है कि लेडी एलिन को सेफली ले जाओ। ड्राइवर इस पर एग्री करता है और वहाँ से चला जाता है। डियागो गाड़ी को जाता देख कहता है कि बकवास, मुझे इस बदलाव के दौरान उससे मिलना पड़ा। वो अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि रोटन को उससे टकराना चाहिए था, मैं ही क्यों। इसके बाद डियागो कहीं जाता है। उसके चलने की आवाज़ अंधेरे में गूंज रही थी। वो एक रूम का डोर ओपन करके अंदर आते हुए कहता है कि और ग्रेस, यंग लेडी अभी निकली है। वो आगे कुछ कह पाता, वो अपने पैर की तरफ देखता है। वहाँ पर एलिन का फादर था जो कि डियागो के पैर को पकड़कर कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो डियागो को देखते हुए कहता है कि एलिन मुझे ढूंढ रही होगी और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि क्यों, तुमने मुझे इतनी भयानक जगह पर क्यों घसीटा। तभी कोई कहता है कि डियागो। तो डियागो अपने सामने देखता है जहाँ पर सीजर होता है। वो अपने फेस पर लगा ब्लड क्लीन कर रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि एलिन को ड्रिंक मत देना। ये सुनकर एलिन का फादर सीजर को देखता है। सीजर आगे कहता है कि अब हर एक बोतल को छिपा दो। डियागो इस पर एग्री होता है और सीजर एलिन के फादर के बाल खींचता है और उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हारे पास अब कुछ बेचने के लिए बचा है बैरन। सीजर को इतना पास देखकर वो घबरा रहा होता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं एलिन को बेचने की कोशिश नहीं करूँगा। सीजर कहता है कि ओ डियर, हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। डियागो सीजर को देखते हुए सोचता है कि वो अच्छे मूड में दिख रहा है, लेकिन सच में वो कुछ बदल गया है। वो अपनी लाल आंखों से एलिन के फादर को घूर रहा था और एक मिस्टीरियस स्माइल करता है।